नमस्कार दोस्तों, हाल ही के दिनों में देश में किसान आंदोलन को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। किसान कह रहे हैं कि सरकार तीनों कानून वापस ले और सरकार ये कह रही है कि ये तीनों कानून किसान के अच्छे के लिए है। इन दोनों के बीच में मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया देखकर लोगों के मन में कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस वीडियो में हम इन सारे कंफ्यूजन की हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। देश के किस जगह के किसान इन तीनों कानून का सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है? अगर हम इंडिया की मैप को देखें तो देश की जिस राज्य में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उन जगहों के किसान ज्यादातर आंदोलन कर रहे हैं, जो कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से है। अभी आपके मन में सवाल आएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? आजादी के बाद देश में जो टोटल कृषि उत्पादन होता था वो हमारे आबादी के हिसाब से सफिशिएंट नहीं था, इसलिए बहुत सारा खाद्य सामग्री हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो फिर सरकार ने 60 के दशक में देश की कुछ जगहों पर, जो कि मोस्टली है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, वहाँ के किसानों को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू किया, जो कि है अच्छी क्वालिटी का बीज, अच्छी सिंचाई, अच्छी उर्वरक या फर्टिलाइजर, कीटनाशक, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी कुछ। इसका मकसद यही था कि कृषि उत्पादन को और बढ़ाना और भारत को खाद्य सामानों के मामले में अपने ऊपर निर्भर बनाना। इसके बहुत बड़ी सफलता के तौर पे उभर के आए कि इसके बाद देश में बहुत सारी वैरायटी के खाद्य फसल जैसे गेहूं उत्पादन शुरू होने लगा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इन जगहों के किसानों को बहुत सारी सरकारी सहायता दी गई, इसलिए इन जगहों पर किसानों की हालत बहुत ज्यादा बेहतर होने लगी। इसका फलस्वरूप इन राज्यों में बहुत सारी एपीएमसी मंडी तैयार होने लगी और सरकार भी एमएसपी से लगभग 1.5 गुना कीमत पे इनसे फसल खरीदना शुरू किया। लेकिन देश के दूसरी जगहों पर जहाँ किसान दूसरी फसल उगाते थे, वहाँ पे इतना फैसिलिटी नहीं मिल पाता था, इसलिए पूरा देश में किसानों की हाल इन जगहों की तरह इतना अच्छा नहीं हो पाया। वहाँ पे ज्यादा एपीएमसी मंडी भी तैयार नहीं हो पाया। अब ये नया कानून अगर पूरे देश में लागू होता है तो फिर पंजाब, हरियाणा के जो बड़े किसान हैं और मंडी से जुड़े जो लोग हैं, उनमें ये डर है कि शायद आगे जाके इस कानून के चलते पूरा मंडी सिस्टम बर्बाद हो जाए, या सरकार उनसे फसल न खरीदे, या मंडी से अलग एक पैरेलल मार्केट खड़ा हो जाए और मार्केट में मंडी का जो एक मोनोपोली है वो खत्म हो जाए। अब सवाल ये आता है कि ये तीनों कानून आने से एपीएमसी मंडी के ऊपर सच में ही कोई असर पड़ेगा? इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा एपीएमसी मंडी क्या होता है। एपीएमसी का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एक किसान जो फसल उगाता है उसे लेकर जहाँ बेचने जाता है उसे ही कहते हैं एपीएमसी मंडी। अब मंडी में जो उनसे उनका उपज खरीदता है उन्हें कहते हैं आढ़ती या ट्रेडर। एक मंडी में बहुत सारे आढ़ती होते हैं। अब ये फसल खरीदने के लिए सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर फसल के ऊपर तय करता है, जिसे कहते हैं एमएसपी। एमएसपी ठीक वैसा ही है जैसा है एमआरपी या मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो दुकानदार आपसे एमआरपी से ज्यादा कोई भी सामान का दाम नहीं ले पाएगा। ठीक वैसे ही एमएसपी भी एक मिनिमम प्राइस है जिनके नीचे किसानों से फसल मंडी में खरीदा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, सपोज सरकार पर क्विंटल गेहूं के लिए एमएसपी तय करते हैं 1000 रुपया, तो किसान से सबसे कम 1000 रुपए के नीचे पर क्विंटल गेहूं खरीदा नहीं जा सकता। हो सकता है किसान को 1200 या 1500 रुपए पर क्विंटल मिले, बट 1000 रुपए के नीचे कभी भी नहीं। तो एमएसपी एक तरह से किसानों के लिए एक इंश्योरेंस की तरह हो जाता है। अब यही से छोटे किसानों को लूटने का सिलसिला शुरू होता है। सपोज गेहूं खरीदने के लिए मंडी में 3 आढ़ती या ट्रेडर है। जब कोई भी किसान का गेहूं का नीलाम हो रहा है तब सब आढ़ती या मिडिलमैन मिल के ठीक कर लेता है कि एक बेस प्राइस के ऊपर कोई भी बोली नहीं लगाएगा। सपोज उन तीनों ने ठीक किया कि पर क्विंटल गेहूं का बेस प्राइस रखेंगे 1010 रुपए। अगर ऐसा होता है, एक छोटे किसान के पास उसी प्राइस में अपना उपज सेल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। वही गेहूं वो आढ़ती या ट्रेडर आगे जाके लगभग 3000 रुपए पर क्विंटल बेचता है, तो सीधी तरह से उनको लगभग 1990 रुपए पर क्विंटल प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद यही गेहूं खरीदार के पास आते आते 4000 रुपए या उससे भी ज्यादा पर क्विंटल हो जाता है। सोचिए, अगर किसान इस गेहूं को सीधा मार्केट में कोई कंपनी को 2000 रुपए पर क्विंटल में बेच पाता तो उसका सीधी तरह से एमएसपी के ऊपर भी 1000 रुपया ज्यादा प्रॉफिट होता। इसके बाद
वही कंपनी यही गेहूं को अगर 1000 रुपए प्रॉफिट रख के 3000 रुपए पर क्विंटल बाजार में बेचता तो मार्केट में गेहूं का प्राइस भी घटता, इसमें किसान और ग्राहक दोनों का ही प्रॉफिट होता। लेकिन एपीएमसी मंडी सिस्टम के चलते किसान को ये ऑप्शन ही नहीं मिलता और मार्केट में एक मोनोपोली तैयार होता है जिसका लाभ चंद लोगों को मिलता है और छोटे किसान और ग्राहक दोनों की ही नुकसान होता है। तो आंदोलन का ये एक मेजर रीजन है उन लोगों के लिए जो इस बीच के प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है और जो कि किसान भी नहीं है। अब पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा एपीएमसी मंडी होने के कारण वहाँ पे इस रोजगार से जुड़े हुए लोगों का संख्या भी बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्फ पंजाब में ही 2 से 3 लाख लेबरर्स इस मंडियों में काम करता है। इसमें अगर मंडी सपोर्ट स्टाफ जुट जाए तो वो नंबर और भी बढ़ जाता है। एक आढ़तिया और या ट्रेडर के अंदर लगभग 7 से 20 लोग काम करता है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं तो कितना ज्यादा संख्या में लोग इन मंडियों में काम करता है। तो जिन बड़े किसानों के पास बहुत सारा जमीन और फसल है उनके लिए ये बहुत ही एक लाभजनक सौदा है। तो क्या सरकार इन कानूनों के जरिए एपीएमसी मंडी खत्म करने वाला है? सरकार इसमें सीधी तरह से कह चुका है कि एपीएमसी मंडी खत्म नहीं होगा। तो अब सवाल ये आता है कि किसान अगर मंडी में अपना फसल ना बेचकर बाहर के किसी कंपनी को बेचे तो किसान को अपने फसल का सही प्राइस पता कैसे चलेगा? इसका बहुत ही सीधा जवाब है कि किसान को अपना फसल का एमएसपी रेट देखना है और उससे ज्यादा भाव में बेचना है। इसके लिए किसान अपने इलाके में अपना एक समिति बना सकता है जहां पर किसानों के साथ साथ समाज के दूसरे पढ़े लिखे लोग जैसे कि टीचर, लॉयर, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट रह सकते हैं जो किसानों को उनके फसल के बारे में और प्राइस से जुड़े सही सलाह देंगे। अगर किसान मंडी में अपना फसल ना बेचे तो क्या उनको एमएसपी या उससे ज्यादा दाम मिल पाएगा? पहले हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि भारत में सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, क्योंकि एमएसपी मिलता कहाँ पे है? एपीएमसी मंडी में। सारा देश में मंडियों की जो डेंसिटी है वो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा है और बाकी राज्यों में बहुत ही कम है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में लगभग पर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ एक मंडी है। तो इन जगहों पे किसानों को अपना फसल मंडी में ले जाने के लिए जो खर्चा आता है वो बहुत ज्यादा है, खास करके वो छोटे किसान जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है और खेती के बाद बहुत ज्यादा फसल भी नहीं उगा पाते हैं। तो उनको खुद को ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि वो अपना फसल कहाँ बेचे। एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगभग भारत की 94% किसानों को नहीं मिलता, जितना कि बड़े किसान के लिए ये लाभदायक है। छोटे या पंजाब हरियाणा के बाहर के किसानों के लिए ये उतना लाभदायक नहीं है। हालांकि एमएसपी रेट से किसानों को अपना फसल का रेट का एक आइडिया आता है। तो इसका मतलब ये निकला जो लोग कह रहे हैं मंडी नहीं होने से किसान अपना फसल कैसे बेच पाएगा, उन लोगों को ये जानने का बहुत जरूरत है कि देश के लगभग 94% किसान अपना फसल मंडी से बाहर ही बेचते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे उभर के आ रहा है कि ये बिल पास करने से पहले सरकार किसानों से बातचीत क्यों नहीं किया? अगर आप कॉमन सेंस से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर देश में कोई कानून बनाया जाता है तो उसके लिए जो कमेटी होगा उसमें पढ़े लिखे लोगों को ही रखा जाना चाहिए और उनसे ही सलाह मशवरा लिया जाता है। यहाँ पर भी सरकार ये बिल के ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट और कृषि के मामलों में बहुत सारे जानकारों को लेकर कमेटी बनाया था। अगर इसमें कोई किसान को कोई दिक्कत आता है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए 11 बार बैठक बुलाया। उनसे बार बार पूछा गया कि इन 3 कानूनों में कहाँ उनको संशोधन चाहिए। फिर सरकार उनको ये प्रस्ताव भी दिया कि 1.5 साल तक इस बिल को सरकार स्थगित कर रहा है और कमेटी बना के जिसमें किसान और सरकार दोनों ही पक्ष के लोग रहेंगे, बातचीत जारी रखेंगे और इन बातचीत के बाद जो निष्कर्ष निकल के सामने आएगा उनके आधार पर नया कानून बनाया जाएगा। लेकिन हर बार किसान एक ही बात पर अड़े रहे कि ये तीनों कानून वापस लिया जाए। यहाँ पर सरकार की ओर से कोई कम्युनिकेशन गैप दिखाई नहीं देता है। गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को संशोधन क्यों किया? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इंडिया में लाया गया था 1955 में, जब भारत में खाद्य सामग्री की कमी थी। इस एक्ट के अंदर में कई खाद्य सामग्री के अलावा ड्रग्स, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम भी आता है। इस एक्ट को बनाने का मकसद था कि एक लिमिट के बाद कोई भी स्टॉक पाइलिंग या एकत्रीकरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आजादी के बाद
देश में फूड क्राइसिस था, लेकिन आजादी के 70 साल बाद देश की हालत बहुत बदल चुका है। अभी देश में कुछ अनाज की जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के कारण इस फसल को स्टॉक नहीं किया जा सकता। आपने बहुत बार ऐसी पिक्चर देखा है कि FCI के गोडाउन के बाहर बहुत सारे अनाज स्टॉक किए जाने की वजह से और प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होने के कारण से वो अनाज सड़ रहा है। इस एक्ट से प्राइवेट कंपनी को भी अपना कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाने से रोकता है, क्योंकि आप अगर स्टॉक ही नहीं कर पाएंगे तो कोई प्राइवेट प्लेयर कोल्ड स्टोरेज पे इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। इसके रिजल्ट में हर साल इंडिया में सिर्फ गेहूं के ही लगभग 100 लाख मीट्रिक टन सड़ जाता है, जो देश की टोटल उत्पादन की लगभग 10% है। हालांकि इस बिल में ये प्रावधान भी है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि बाढ़ या सूखा आए तो सरकार ये एक्ट बहुत सारी फसलों पर जिस पर भी क्राइसिस आए उस पर लागू कर सकता है, जिससे कि क्राइसिस के टाइम पर कोई अनाज की अवैध तरीकों से स्टॉक नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान के लिए अच्छा है या बुरा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक कंपनी किसानों के साथ करार करता है कि इसमें किसान को कंपनी से खाद, बीज और मजदूरी मिलेगी। सिंचाई और कृषि के मामले में बेहतरीन टेक्नोलॉजी किसान को कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। किसान को फसल बेचने के लिए खुद से मार्केट की खोज नहीं करना पड़ेगा। मार्केट में अगर फसल की प्राइस उतार चढ़ाव आता है तो उससे किसानों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। अब लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम आता है तो किसान क्या करे। बिल में क्लियरली बताया गया है कि एक लोकल बॉडी के द्वारा 30 दिनों में कोई भी प्रॉब्लम का फैसला हो जाएगा और यह फैसला किसानों को वंचित करके नहीं किया जाएगा। भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत सारे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश में कर रहा है। अब सवाल आता है कि किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े हुए टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे पता चलेगा। इसके लिए किसानों को अपनी पंचायत या ग्रामीण स्तर पे एक समिति बनाना होगा, जिसमें कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे जैसे कि लॉयर, टीचर, जो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सही तरह से समझने के लिए उनका सहायता करेंगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान का जमीन चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिल के चैप्टर 4 सेक्शन 11 में क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी रूल को वायोलेट करेगा उसको 25,000 से 5 लाख के बीच में पेनाल्टी देना पड़ेगा। इसमें जमीन छीन जाने की कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं है। इंडिया के एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना जरूरी क्यों है, ये समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेते हैं। कोरोना के बाद भारत दुनिया में सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के तौर पे उभर के सामने आया। लगभग 92 देशों ने भारत से वैक्सीन की मांग की है। देश और विदेश में वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए भारत के जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उसमें प्रमुख नाम आता है सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक। दोनों ही प्राइवेट कंपनी है। इन्होंने अपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वैक्सीन डेवलपमेंट की रिसर्च में किया है, जिससे आज भारत को ही नहीं सारे विश्व को फायदा मिल रहा है। अगर हम फार्मेसी इंडस्ट्री में सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट रहते तो आज क्या होता सोचिए। सरकार हर वक्त सभी सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि सरकार को डिफेंस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इन सारी सोशल वेलफेयर कामों में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक फार्मेसी इंडस्ट्री में ही नहीं, बहुत सारी बाकी सेक्टर में भी चाहिए। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होता है और देश के इकोनॉमी भी आगे बढ़ता है। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि कृषि कानून को लेकर आपका ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर हो सके। अगर इसके बाद भी कोई सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। सभी लॉजिकल सवालों के जवाब यहाँ दिया जाएगा और ऐसे ही बहुत सारी पॉलिसी के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए।